अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे विवादित महापुरुष कौन है, तो शायद अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। कोई महात्मा गांधी का नाम लेगा, कोई जवाहरलाल नेहरू का नाम लेगा और बहुत से लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे। अंबेडकर एक ऐसा नाम जिन्हें करोड़ों लोग संविधान निर्माता, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय का प्रतीक मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनकी राजनीति, उनके विचार और उनके कुछ निर्णयों की आलोचना भी करते हैं। लेकिन आज समस्या यह है कि सोशल मीडिया पर आपको या तो केवल प्रशंसा मिलेगी या केवल आलोचना मिलेगी। बीच का रास्ता जहां इतिहास खड़ा है वह बहुत कम दिखाई देता है। इस वीडियो में न किसी की पूजा होगी, न किसी का विरोध होगा। हम केवल इतिहास की बात करेंगे, दस्तावेज की बात करेंगे और जहां इतिहासकारों में मतभेद है वहां दोनों पक्ष आपके सामने रखेंगे, ताकि फैसला मेरा नहीं बल्कि आपका हो। 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत, मध्य भारत की महू छावनी, यही जन्म हुआ अंबेडकर का। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। घर में शिक्षा का महत्व था, लेकिन समाज बिल्कुल अलग था। उस समय भारत केवल अंग्रेजों की गुलामी से नहीं जूझ रहा था, समाज के भीतर भी गहरी असमताएं मौजूद थी। जाति के आधार पर लोगों के अधिकार अलग अलग समझे जाते थे। कई समुदायों को सामाजिक कुओं से पानी लेने तक की अनुमति नहीं थी। स्कूल में भेदभाव आम बात थी। यही वह भारत था जिसमें भीमराव खड़े हो रहे थे। कहा जाता है कि इंसान का बचपन उनके पूरे जीवन की दिशा तय कर देता है। अंबेडकर साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अलग अलग अवसरों पर बताया कि बचपन में उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना पड़ा, पानी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा और केवल जन्म के कारण अपमान सहना पड़ा। ये अनुभव उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया, समान नागरिक अधिकार। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में अधिकांश लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में भीमराव ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। उस समय यह उपलब्धि ही असाधारण मानी जाती थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। बड़ौदा राज्य के शासक गायकवाड़ की छात्रवृत्ति के सहारे अंबेडकर अमेरिका पहुंचे। कोलंबिया विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक। यहाँ उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई जारी रखी। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि अपने समय के भारतीय नेताओं में अंबेडकर सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करना उनका लक्ष्य नहीं था। वे भारत लौटना चाहते थे और उस समाज को बदलना चाहते थे जिसने उन्हें बचपन में अपमानित किया था। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि कानून किताबों में बराबरी की बात कर सकता है, लेकिन समाज में बराबरी अभी भी दूर थी। यहीं से शुरू होता है उनका सार्वजनिक जीवन। उन्होंने लेख लिखे, अखबार निकाले, सभाएं की और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने लोगों को आवाज देने की कोशिश की, जिनकी आवाज लंबे समय तक सत्ता और समाज में बहुत कम सुनी गई थी। यहीं से अंबेडकर एक केवल विद्वान नहीं रहे, वे आंदोलन बनना शुरू हो गए। लेकिन क्या अंबेडकर केवल एक समुदाय के नेता थे? यही पहला सबसे बड़ा विवाद है। उनके समर्थकों को कहना है कि उन्होंने केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र के लिए भी काम किया। दूसरी ओर कुछ आलोचक कहते हैं कि उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व था और व्यापक जन समर्थन वाले राजनेता नहीं बन पाए। अगर इतिहासकार की बात करें तो अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि अंबेडकर का प्रारंभिक राजनीतिक संघर्ष मुख्यतः वंचित समुदायों के अधिकार पर केंद्रित था, लेकिन उनके संवैधानिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचार पूरे भारत के लिए थे। यही कारण है कि आज उन्हें केवल एक समुदाय का नेता मानना उनके पूरे योगदान को सीमित कर देगा और केवल संविधान निर्माता कहना भी उनके जीवन का अधूरा परिचय होगा। लेकिन अब उनकी जिंदगी में आने वाला था एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। एक तालाब जिसका पानी सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि समान अधिकारों का प्रतीक बन चुका था। महाड़ और महाड़ सत्याग्रह, यहीं से अंबेडकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में प्रवेश करने लगे थे। महाड़ एक छोटा सा कस्बा, लेकिन 1927 में यही जगह भारतीय सामाजिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ बनने वाली थी। एक तालाब जिसका पानी किसी नदी से नहीं आता था, लेकिन उस पानी तक पहुंच समाज ने जाति के आधार पर बांट रखी थी। कानून कहता था यह सार्वजनिक तालाब है, समाज कहता था नहीं, और यहीं से अंबेडकर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। महाड़ सत्याग्रह 1927, हजार लोग महाड़ पहुंचे। अंबेडकर आगे बढ़े, उन्होंने तालाब से पानी लिया और पी लिया। देखने में यह एक साधारण सी घटना लग सकती है, लेकिन उस समय यह सामाजिक व्यवस्था को खुली चुनौती थी।
समर्थकों का कहना है कि यही वह दिन था जब भारत में समान नागरिक अधिकार के संघर्ष ने नया रूप लिया, जबकि कुछ आलोचक मानते हैं कि ऐसे आंदोलन ने समाज में तनाव भी बढ़ाया। लेकिन इतिहासकार इस बात पर लगभग सहमत हैं कि महान सत्याग्रह भारतीय सामाजिक न्याय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ था। दूसरा है मनुस्मृति दहन। इसी वर्ष अंबेडकर उनके साथियों ने मनुस्मृति का प्रतीकात्मक दहन किया। यहीं से विवाद और गहरा हो गया। समर्थकों का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उन सामाजिक नियमों से था जिन्हें वे जन्म आधारित असमानता का आधार मानते थे। दूसरी ओर आलोचक का कहना था कि मनुस्मृति दहन ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया और संवाद की जगह टकराव को बढ़ाया। इतिहासकारों के बीच भी व्याख्याएं अलग अलग है, लेकिन अधिकांश इसे सामाजिक विरोध का प्रतीकात्मक राजनीतिक कदम मानते हैं। तीसरा है गांधी और अंबेडकर। अब कहानी पहुंचती है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे चर्चित वैचारिक बहस पर। गांधी बनाम अंबेडकर, लेकिन क्या वे दुश्मन थे? इतिहास कहता है नहीं, दोनों का लक्ष्य भारत का भविष्य था, लेकिन रास्ते अलग थे। 1932 ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। उनका तर्क था कि अगर दलित समाज अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनेगा तभी वास्तविक राजनीतिक आवाज मिलेगी। दूसरी ओर गांधी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज स्थायी रूप से बढ़ जाएगा। उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर अंततः पूना पैक्ट हुआ। देश भर में तनाव बढ़ गया। कई दौर की बातचीत हुई और अंततः 24 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं रहे, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यही सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं अंबेडकर ने गांधी के दबाव में समझौता किया। दूसरे लोग कहते हैं उन्होंने देश की परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहारिक निर्णय लिया। खुद अंबेडकर ने बाद के वर्षों में लिखा कि वे पूना पैक्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अगला मुद्दा संविधान सभा और संविधान को लेकर। अब हम पहुंचते हैं उस उपलब्धि पर जिसके कारण आज लगभग हर भारतीय अंबेडकर का नाम जानता है। 1946 संविधान सभा का गठन हुआ। बाद में 19 अगस्त 1947 को अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यही एक दावा अक्सर सुनाई देता है, क्या संविधान केवल अंबेडकर ने लिखा? इतिहास का उत्तर है नहीं। भारतीय संविधान अनेक समितियों, संवैधानिक विशेषज्ञों और संविधान सभा के सैकड़ों सदस्यों के विचार विमर्श का परिणाम था। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अंतिम प्रारूप तैयार करने और विभिन्न सुझावों को कानूनी रूप देने में अंबेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यानी उन्हें संविधान का एकमात्र लेखक कहना भी सही नहीं होगा और उनकी भूमिका को कम करके आंकना भी इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। अब अगला विवाद हिंदू कोड बिल को लेकर है। स्वतंत्र भारत में अंबेडकर महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिक अधिकार दिलाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन संसद में इसका तीखा विरोध हुआ। अंबेडकर इससे निराश हुए और 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। समर्थकों को कहना है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, जबकि आलोचक कहते हैं कि बिल उस समय के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब अगला विवाद बौद्ध धर्म ग्रहण को लेकर है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका कहना था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। समर्थक इसे सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानते हैं। कुछ आलोचक इसे हिंदू समाज से अलगाव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि इस घटना का भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो अब निष्कर्ष की बात करते हैं। क्या अंबेडकर केवल संविधान निर्माता थे? तो जवाब है नहीं। क्या वे केवल दलितों के नेता थे? तो इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल तस्वीर से दिखाता है। क्या उनके हर निर्णय से सभी इतिहासकार सहमत हैं? जवाब है नहीं। क्या उनका योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण था? जवाब है हाँ। यही इतिहास की खूबसूरती है। यह हमें किसी व्यक्ति को भगवान या खलनायक बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसके समय, उसकी परिस्थितियां, उसकी उपलब्धियों और उसकी सीमाओं के साथ समझने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो का उद्देश्य भी यही था, ना किसी का महिमा मंडन, ना किसी का अपमान, सिर्फ इतिहास और दोनों पक्ष। अब फैसला आपका।